नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। ये चैनल है इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ। भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ अपने सिस्टम के अंदर से। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए, व्हाई यूएसए इज सो स्ट्रांग, सो पावरफुल। I have I have classified this broad reasons into 7 pillars. चलिए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। पिलर नंबर 1, यूएसए की ज्योग्राफिक लोकेशन। राइट, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यूएसए दुनिया भर से काफ़ी आइसोलेटेड है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। एक तरफ इसके पैसिफिक है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, और इसने अपनी मुनरो डॉक्ट्रिन को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फोर्स किया है। सो पूरे हेमिस्फेयर में कोई भी कंपटीशन नहीं है। और उसके नॉर्थ और साउथ में भी काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, कनाडा एंड मैक्सिको। इसके अलावा यूएसए का पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल, आयरन, मिनरल्स, इवन रेयर अर्थ मिनरल्स, और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, बहुत बड़ी ज़मीन है, पानी की कमी नहीं है, नदियों की कमी नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं कि जिसमें आराम से छोटे मोटे जहाज तो यूं ही निकल जाते हैं। राइट, इन सब ने क्या किया? इन सब ने यूएसए को शुरू में तो बनाया एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, उसके बाद इंडस्ट्रियल हब और इंडस्ट्रियल गुड का एक्सपोर्टर। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, सेकंड पिलर। जो यूएसए, वो है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन। जो यूएसए के फाउंडिंग फादर्स थे वो बहुत लंबा सोचते थे, वो विजनरीज, और जो सोचा ही नहीं उसमें उन्होंने एक्शन भी लिया। उन्होंने यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को फेवर किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि छोटा था लेकिन सफिशिएंटली डिटेल था। कोई लंबा चौड़ा कोई रामायण नहीं लिखी, छोटी चीजें लिखी जो जरूरी थी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेक्शन देता है, गवर्नमेंट की ओवर रीच को लिमिट करता है, और वेरी विजिबली सेपरेट करता है पावर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मींस जुडिशरी अपना काम करेगी, वो दूसरे पर नहीं करेगी, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिससे कि डेमोक्रेसी बना रहे। यूएसए के फाउंडिंग फादर्स ने वेरी क्लेवरली यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ला के रखी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अपने फायदे हैं। फायदा नंबर 1, ये डेमोक्रेसी है। राइट, फायदा नंबर 2, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है बेसिकली फॉर his or her duration is like a king with the limited powers. So benefit of democracy, benefit of monarchy. यूएसए ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और माना कि ये एफिशिएंट वे ऑफ मार्केट है, एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। और यूएसए इसमें सच साबित हुआ। और इन सबको एनफोर्स करने के लिए यहाँ पर उन सबकी बेसिस में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, property regime, and patent regime. Property rights are very very strong. Right, it has basically laid the foundation of the economic activities and innovation in this country. फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पे मुनरो डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश की गई, उसको प्रॉपरली एनफोर्स किया गया, उस पर एक्ट किया गया, जिससे कि यहाँ पर इस हेमिस्फेयर में शांति नहीं रही और यूएसए का डोमिनेंस रहा। राइट, इसके अलावा यूएसए ने एक चीज और एस्टेब्लिश की, समथिंग कॉल अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। मींस जो यूएसए करता है वो सही करता है,
चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। थर्ड पिलर, डेमोग्राफिक एडवांटेज। जब यूएसए बना शुरू शुरू में, तो जो यूरोप से लोग आए वो इसके ईस्टर्न कोस्ट पे थे, जिसमें न्यूयॉर्क और ये सब हैं, यहाँ पर आए नीचे, राइट। ऊपर न्यूयॉर्क और नीचे आपका फ्लोरिडा कोस्ट पर आए। और जैसे जैसे पॉपुलेशन यूरोप से यूएस आती रही, ये वेस्ट वर्ल्ड इसका एक्सपेंशन होता रहा, जमीन पर कब्जा करते रहे। सो क्या हुआ, मीन्स आपके पास सफिशिएंट पॉपुलेशन है जो जमीन पर काबिज हो सके और रिसोर्सेज की कमी भी ना हो। और ये काम धीमे धीमे हुआ, सालों में, दशकों में, इवन करीब 100-150 साल लगे इस काम में। तो पॉपुलेशन का मिक्सअप हुआ प्रॉपरली। इसके अलावा यूएसए ने 2 या 3 काम किए जो कि यूनिक थे, और यूनिक आज भी यूनिक हैं। यूएसए ने दुनिया के बेस्ट एंड ब्राइट पॉपुलेशन को, ब्राइट इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट किया। फेमस एग्जांपल हैं फर्मी, आइंस्टीन, राइट। ये लोग यहाँ के बसे, अपने होम कंट्री को छोड़कर, उन्होंने यूएसए को माना अपना घर। इसके अलावा यूएसए ने यदि आवश्यकता पड़ी और लोग यदि इम्पोर्टेंट हैं, होशियार हैं, तो चाहे वो यूएसए के दुश्मन देश में रहते हैं, उनको लाके बसाया। कौन लोग? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन इंजीनियर्स, जर्मन डॉक्टर्स को लाके यूएसए में बसाया गया, राइट। कभी कोई और कंट्री होता शायद उनको मार देता, लेकिन उनको लाके बसाया गया यहाँ पर, उनको एसिमिलेट किया गया यूएसए की सोसाइटी में। इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन टेकन बाय यूएसए, राइट। इसके अलावा आज भी दुनिया के बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट वांट टू कम टू यूएसए, राइट। ये यूएसए की सक्सेस है। और इसके चलते यहाँ पर जो शुरू में जो वाटरवेज थे, फिर रेल रोड बनाए गए, हाईवे बनाए गए, और आज की तारीख में एयरपोर्ट्स हैं। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया गया जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, बेसिकली यूएसए इज ए कॉन्टिनेंट, इवनली लगभग फैला हुआ है पॉपुलेशन, लगभग मिडिल में कम है, कोस्ट में ज़्यादा है, विच इज एक्सपेक्टेड। आज की तारीख में करीब 350 मिलियन लोग यूएसए में रहते हैं। फोर्थ पिलर, यहाँ की जो कल्चरल एंड सोसाइटल एंड सिविलाइजेशन नॉर्म्स। मैं हमेशा बोलता हूँ यूएसए इज ए सिविलाइजेशन इन मेकिंग एंड इन हरी। यदि आप दुनिया भर देखेंगे तो सिविलाइजेशन करीब 4 से 5 हज़ार साल पुरानी है, चाहे वो चाइना की हो, इंडिया है, ईरान है, जापान है, राइट। लेकिन यूएसए की सिविलाइजेशन कितनी है? 250 साल मैक्सिमम, राइट। और वो जल्दी में है, इस समय इसको एस्टेब्लिश करना है। कुछ एक प्राइम हाइलाइट्स हैं यूएसए के कल्चर की, कि यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म इज फर्स्ट, बट you have to also take care of family and community, which is very important। और जैसे हमने बात की कि यूएसए ने दुनिया भर से जो पॉपुलेशन को इंपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि सारी पॉपुलेशन जो इंपोर्ट की वो एक सी थी, वो अलग अलग कंट्रीज से आई, अलग अलग समय में आई, लेकिन उन सबको एक वन फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया, उनको मेल्टिंग पॉट जैसे बोलते हैं, राइट। अनलाइक जो कॉलोनिस्ट कंट्री थी, उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, इवन उनके कंट्री थी होस्ट देश में आ गई तो भी, लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं किया, उनको एक कल्चर में एसिमुलेट किया, होमोजेनियस कल्चर में। और नीदर लाइक इंडिया, इंडिया में क्या है कि तमिल हैं वो अपने तरीके से रहते हैं, बिहारी अपनी तरीके से रहते हैं, नहीं, यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सभी लोग लगभग एक ही तरीके से रहते हैं, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, शुरू शुरू में यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियंस लोग आए थे, राइट, यूरोप से। तो क्रिश्चियनिटी वाज द थिंग, मेन थिंग,
देखा, क्रिसमस वाज द बिग फेस्टिवल। लेकिन जैसे आयरलैंड के लोग आने चले हुए, वो भी क्रिश्चियन थे, लेकिन उनका लोकल फेस्टिवल था सेंट पैट्रिक्स डे। इट गेटिंग सेलिब्रेटेड एंड नॉट ओनली बाय पीपल फ्रॉम आयरलैंड, अक्रॉस द कंट्री। रिसेंटली काफी इंडियंस आए हैं। आप देखेंगे हर छोटे बड़े शहर में दीपावली और होली सेलिब्रेट की जाती है। इतने बड़े स्केल पर नहीं है, जहाँ पर हिंदुस्तानी ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा तरीके से की जाती है, लेकिन स्टिल इज गेटिंग सेलिब्रेटेड। इवन इन व्हाइट हाउस में दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। इट शोज व्हाट, जैसे मैंने बोला था कि मेल्टिंग पॉट। यूएसए ने सिर्फ ये नहीं, अपने जो नेटिव अमेरिकन थे उनके फेस्टिवल्स को एक्वायर कर लिया, उनके कल्चर को, जैसे हेलोइन, राइट। और एक नया त्योहार इन्वेंट किया, थैंक्स गिविंग, राइट। ये सब दिखाता है कि देखिए कल्चर बन रहा है और सबको अकोमोडेट कर रहा है, सबको मेल्टिंग पॉट की तरह सबको ले रहा है। यूएसए की सिविलाइजेशन में एक और चीज है कल्चर में, समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड चांस। मींस आपने कुछ ट्राई किया, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, बट इट्स ए प्राउड दैट यू ट्राइड एंड यू हैव फुल प्राइड टू स्टार्ट अगेन, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। इसने क्या किया, इसने बेसिकली रिस्क टेकिंग एक पॉपुलेशन को तैयार किया, लोगों को नया करने से रोकने की नहीं, और इससे देश की उन्नति और प्रगति हुई, राइट। यूएसए ने पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश किया नरेटिव कि यूएसए इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, आपको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। वास्तव में है, ऐसा नहीं सिर्फ झूठा नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा, ऐसा है। इट्स नेक्स्ट आइटम मे बी कंट्रोवर्शियल, लेकिन इट्स माय ऑब्जर्वेशन। यूएसए ने जो यहाँ के नेटिव अमेरिकन थे, जो कि पोटेंशियली इस लैंड के क्लेमेंट हैं, उनको छोटी छोटी जोग्राफीज में कन्फाइन कर दिया। ऐसा नहीं कि कुछ जेल में बंद कर दिया, लेकिन उनको कहा कि आप यहाँ रहिए और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट चलेगी, उसको कहा रिजर्वेशंस। और उनको हुक कर दिया इजी मनी, उनको कहा कि आपके पास लाइसेंस है कसिनो खोलने का, राइट। दिस मतलब एक फ्यूचर का पोटेंशियल जो थ्रेट थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया फॉर एवर। यूएसए ने बिल्कुल राइट टाइम पे जो स्लेवरी थी उसको छोड़ दिया। क्यों बोलता हूं मैं राइट टाइम? यूएसए में का जो नॉर्थ था वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और उसको मैन पावर चाहिए थी कि जो मशीन को ऑपरेट कर सके, जबकि साउथ में खेती वाज द मेन, एग्रीकल्चर वाज द मेन लेबर, मेन थिंग। जहाँ पे वो गुलाम थे, आप गुलाम से मशीन पे काम नहीं करवा सकते। स्लेवरी से बाहर निकले और लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगाया, राइट। और इस सिविल वॉर में एक चीज और हुई, इसके चलते जो फेडरल गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसकी सुपरमेसी हुई कि स्टेट आर लेस पावरफुल देन द फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके क्या हुआ, एक यूनिफाइड मार्केट बना पूरी कंट्री वाइड, स्ट्रॉन्ग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड था। स्टैंडर्डाइजेशन हुई करेंसी का, एंड लॉ एंड ऑर्डर जो रूल्स थे स्टैंडर्ड हुए अक्रॉस द कंट्री। और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव डाली गई, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड, मीन्स ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिंग रेल रोड्स, और बिग आफ्टर वॉर आए, सिविल वॉर आए। यूएसए ने एक चीज और कॉपी की, समथिंग कॉल आई कॉल मल्टी लेयर मोरालिटी। इसका मैं कोई बात नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी निगाह में ये चीज। मीन्स एक मल्टी लेयर्स और मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ मोरालिटी एज एंड व्हेन और द कॉन्टेक्स्ट वारंट। फॉर एग्जांपल, यदि आपने एक एज ए विद इन यूएस आपने कोई कानून तोड़ा, आपने कुछ अपराध किया, सो लॉ एजेंसीज, राइट, पुलिस, जुडिशरी आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको सजा दिलाकर रहेगी।
राइट? आपको ये कानून मानना है। लेकिन दुनिया में यदि कुछ चीज जिसके कारण यूएसए को नुकसान हो रहा है और यूएसए कुछ एक्शन लेता है, तो वो मोरल है, वही सही है। जिसमें यूएसए का फायदा है वही सही है। यूएसए ने ये चीज कॉपी की यूरोपियन से, ड्यूरिंग व्हाट यूरोपियंस डिड ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन, और उसको रिफाइन किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और भी सोशल नॉर्म्स है, कल्चरल नॉर्म्स है, उसके बारे में बात करते हैं। यूएसए ने एक चीज इन फंडामेंटल लेवल पे सेट की कि अप टू 12th स्टैंडर्ड, अप टू 12th क्लास, एवरीबडी एजुकेशन इज फ्री। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, यदि आपको अपने बच्चे को भेजना है प्राइवेट स्कूल तो भेजिए, लेकिन फ्री एजुकेशन अवेलेबल है और वो अच्छी एजुकेशन है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग, मोर देन 90% पीपल गो टू सरकारी स्कूल। यूएसए ने एक चीज और कॉपी की और बोरो की यूरोप से, समथिंग कॉल्ड गिल्ड। गिल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि से एक एसोसिएशन बनाई इनफॉर्मल सी, सारे कारपेंटर्स की या सारे इलेक्ट्रिशियंस की, राइट? जिसमें कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस या कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं, ट्रेनिंग शेयर कर सकते हैं, राइट? इस चीज को यूएसए ने कॉपी किया अपने यहाँ पर और उसको इनकॉर्पोरेट किया वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में। जब भी आप देखेंगे कि यूएसए के अंदर गिल्ड्स हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स हैं विच इज एप्लीकेबल थ्रू द कंट्री, कि ये इलेक्ट्रिशियन का काम ऐसे होगा। इवन इंजीनियर्स, आई ट्रिपल ई आपने सुना होगा, वो क्या है? बेसिकली इज अ गिल्ड, इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ द गिल्ड ऑफ द इंजीनियर्स। ओके। यूएसए ने शुरू से ही अपने जन के साथ ही कैपिटलिज्म को अपना माना कि ये सिस्टम है, इसको हम फॉलो करेंगे। और इट हैज वोवन इनटू द वेरी कोर ऑफ द सोसाइटी, वेरी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। इन सब के चलते, राइट, एजुकेशन, कैपिटलिज्म, इन सब के चलते एक पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, राइट? और इट हैज टर्न यूएसए इनटू द लीडर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूएसए ने एक चीज का ख्याल रखा कि हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि यूएसए इज ए कल्चर इन मेकिंग इन हरी। सो आपको इसके लिए बनानी है स्टोरीज, राइट? जैसे इंडिया में है कि रामायण है, महाभारत है, ये हमारी, राइट, इस पे स्टोरीज हैं। सच है, झूठ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन स्टोरीज हैं ये। सिमिलरली यूएसए ने अपनी बनाई थी स्टोरी, अपनी कल्चर को अपना था। यूएसए ने इस पर ध्यान दिया, अपने यहाँ पे जो मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, सब पे अपना काबू किया और उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, और आप सर्च कीजिए, जस्ट चेक कीजिए गूगल में कि 1950s में दुनिया भर में क्रिसमस कैसे बनाया जाता था और अब कैसे बनाया जाता है, क्या फर्क हुआ और क्यों फर्क हुआ। आप देखेंगे सिर्फ एक कंपनी है कोको कोला, उसका कितना बड़ा प्रभाव रहा। और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। आजकल के जो सुपर हीरोज हैं आप उनको देख लीजिए, जो यूएसए के हॉलीवुड के सुपर हीरो थे या कि कॉमिक बुक्स के सुपर हीरो थे, आज वो दुनिया के सुपर हीरो बन चुके हैं। यूएसए ने एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज की जो कि बाकी दुनिया से बहुत अलग थी, कि आपको डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि जरूरत नहीं है, आपको ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना, आवश्यकता हो डिग्री की, तो नहीं पढ़ना। यदि आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन बनना है, 12वीं तक पढ़िए, उसके बाद आप वोकेशनल ट्रेनिंग कीजिए इलेक्ट्रिशियन बनने की, कुछ सर्टिफिकेट लीजिए, यू इलेक्ट्रिशियन। नो नीड ऑफ 4 ईयर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और सरकार का भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा आप 4 साल कुछ काम कीजिए, सीखिए, राइट? थिंक अबाउट दिस। आप एक सुपरमार्केट में एक कैशियर है, एक सेल्समैन है, उसे कॉलेज क्यों जाना है? यदि वो 12वीं तक पढ़ा है और उसे अपनी ट्रेनिंग है एज ए कैशियर, एज ए सेल्समैन, सफिशिएंट। क्यों चाहिए कॉलेज डिग्री, राइट? जैसे मैंने बात किया पहले कि यूएसए को अपनी स्टोरी बनानी थी, राइट, ऐसे कल्चर स्प्रेड करना था, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन पे कंट्रोल पूरा, राइट? व्हेन आई से मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया मीन्स टीवी, रेडियो, movies, social media,
टेलीफोन नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क, एवरीथिंग, उस पर पूरा पूरा कंट्रोल। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपने सुना होगा कि फॉक्स टीवी, राइट? इंडिया में भी आता था वो, फॉक्स न्यूज। उसका जो मालिक था, रूपर्ट मर्डॉक, ही वाज ऑस्ट्रेलियन एंड ही वांट टू ब्रिंग दैट टीवी नेटवर्क इन यूएसए। यूएसए अलाउ नहीं करता कि आप कोई भी यहाँ पर मीडिया चैनल स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप यूएसए के नागरिक नहीं हैं। उसको यूएसए की नागरिकता लेनी पड़ी और जब वो यहाँ पर अपना टीवी चैनल स्टार्ट कर पाया। थिंक अबाउट दिस, राइट? कितनी लंबी सोच है। इसके अलावा चलते हुए यूएसए ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटीज का, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, और इसमें सरकार और प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज सबका बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पर लोग, जो अमीर लोग हैं, वो अपने नाम से बनाते हैं यूनिवर्सिटी। अपने नाम से होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट लोगों ने बनाई है। अपने नाम सुना होगा आईवी कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अपने ये मेरे लिखा हुआ है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, राइट? पांचवा पिलर, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसए अकेला कंट्री था जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट था। यूएसए के पास 50% था आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का, गोल्ड का रिजर्व था, राइट? और इसके जो कंपटीटर थे, इसके दुश्मन थे, वो सब नष्ट हो चुके थे। फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूके एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ यूरोप वाज डेवास्टेटेड। कुछ नहीं था पे, सिर्फ खंडर। लेकिन यूएसए के पास सब कुछ था। आप पिक्चर में देखेंगे, वो पिक्चर जर्मनी के ऊपर राइट टॉप पे, और नीचे जो पिक्चर है वो सैन फ्रांसिस्को की है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि यूएसए लंबा सोचता है और उसको करता भी है। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई ब्रेटन वुड में, एक शहर है यहाँ पर यूएसए में। उसमें दुनिया भर के सारे नेता बुलाए गए, यूरोप से, इवन रशिया से, और वहां पर एस्टेब्लिश किया गया आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कि आप इससे लोन लीजिए, हम आपको लोन देंगे। अब सोच देखिए, लंबी सोच, कि हमें दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे कब्जा करना है। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया और उसमें यूएसए ने खुद को, अपने को सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो मेंबर बनाया। कुछ और लोगों को भी बनाया गया लेकिन खुद को भी रखा। नेटो बनाया, राइट? अपने यूरोप में, अपने उस वक्त के सोवियत यूनियन और आज के रशिया को घेरने के लिए। पैसिफिक में जापान, ताइवान, इन लोगों के साथ मिलकर बनाया गया अलायंस, उस वक्त के यूएसएसआर और आज के चाइना को घेरने के लिए, राइट? लंबी सोच है। यूएसए ने एक चीज और की सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो मॉडर्न वर्ल्ड में एटलीस्ट नहीं हुआ था, कि दुश्मन को जीतने के बाद उसके कल्चर को चेंज कर देना। किसको जीता? जापान को और जर्मनी को, उनका कल्चर चेंज कर दिया। आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के बाद जस्ट सर्च कीजिए, जापान के जो मेल्स थे, जो पुरुष थे, वो कैसे दिखते थे वर्ल्ड वॉर टू से पहले, उनका कल्चर क्या था, उनका क्या जीवन था, और आज के जापानीज जो पुरुष हैं वो कैसे देखते हैं। सिर्फ ये दो चीज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट पिलर है, आज की तारीख में अब यूएसए के पास ऐसा क्या है, मेन पॉइंट्स कि इतना ताकतवर है। कुछ चीजें हैं। यूनिवर्सिटी सिस्टम, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, राइट? वेंचर कैपिटलिस्ट का कैपिटल का इकोसिस्टम, कि जो नए कंपनीज हैं उनको फंड करना, उनकी रिस्क टेकर उनको उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनहेंस करना, नए विचारों को, नए तरीके के बिजनेस करने को प्रमोट करना, राइट? इज कमेंडेबल।
एनर्जी एंड फूड डिपेंडेंस, आज की तारीख में यूएसए दुनिया के हर देश से अपना व्यापार बंद कर दे, तब भी यहाँ पर जरूरत से ज्यादा खाना होगा, ऑयल एंड एनर्जी होगी, गैस होगी, मिनरल्स होंगे, किसी से कुछ ना करे, आज के दौर में सब बॉर्डर बंद कर दे। सरप्लस कंट्री है ये। यूएसए के आज की तारीख में दुनिया के जितने भी ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं उस पर काबू है। राइट, आप ही देख रहे होंगे आजकल जो ईरान में वॉर चल रही है कि हॉर्मोज स्ट्रेट बेसिकली वन चोक पॉइंट, लड़ाई चल रही है, लेकिन आप देखिए कुछ दिनों बाद किसका कब्जा होता है वहां पर। यूएसए ने 1973 में एक चालू किया सिस्टम पेट्रो डॉलर। क्या था सिस्टम पेट्रो डॉलर, क्या है? उसने जो आज की जीसीसी कंट्रीज हैं उनसे बोला हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन से आपको एक काम करना है कि आपको अपना व्यापार, जो अपना तेल बेचना है, सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। इससे क्या हुआ? मीन्स दुनिया के हर आदमी को, दुनिया के हर देश को पेट्रोल चाहिए, ऑयल चाहिए, गैस चाहिए। मीन्स उनको पेट्रोल, उनको डॉलर अर्न करने पड़ेंगे। और जो जीसीसी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और ये, इनके पास जो तेल से पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो यूएसए में इन्वेस्ट होंगे। थिंक अबाउट दिस लॉन्ग टर्म गेम विच यूएसए प्लेड। इससे क्या हुआ? यूएसए की जो यूएस डॉलर है वो रिजर्व कंट्री में कन्वर्ट हो गया। दुनिया के सभी लोग, दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि डॉलर उनके पास हो। राइट, और ये सब चीजें, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पावर हाउस ने यूएसए की मिलिट्री को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मिलिट्री में चेंज कर दिया, जिस जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं थी ऐसी ताकत। और फाइनेंशियल सिस्टम पे कंट्रोल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पहले ही था। एक चीज और लेकर आया यूएसए, स्विफ्ट। मीन्स जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा जाता है तो वाया स्विफ्ट जाता है। मीन्स यूएसए को पता होता है कि कौन कहां पर किसने क्या खर्च किया, क्या ट्रांजैक्शन हुआ। राइट, और दुनिया के जो टैक्स हेवन्स हैं जैसे पनामा है, केमन आइलैंड है, किसका काबू है? एक बार सर्च कीजिएगा गूगल में आप। वीटो हमने बात कर चुके हैं। और यूएसए ने एक चीज दिखाई कि वो डरता नहीं है, उसका कि वो अपनी मिलिट्री पावर को यूज भी करता है, जहां आवश्यकता होती है उसका यूज भी दिखाता है करके। और नेचुरली उसके पास अलायंस हैं, तीन बड़े अलायंस हैं यूएसए के। नेटो मींस अक्रॉस अटलांटिक, across Pacific with Japan, Taiwan, and all those Southeast Asian countries, and in Arabic Ocean with GCC countries. Or on the Caspian Sea, on the Black Sea in that area, we have Israel, USA as Israel to enforce. Or because of this, all these alliances, all this willingness to take action and science and technology, economy, यूएसए ने सोवियत को हराया बिना किसी मिलिट्री एक्शन के, बिना एक गोली चलाए सोवियत एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया। नेचुरली हॉलीवुड मीडिया, सोशल मीडिया पे कंट्रोल है यूएसए का, और वो आज भी डिविडेंड पे करते हैं यूएसए को, और करते रहेंगे। नेक्स्ट पिलर एंड फाइनल इज बेसिकली समरी। There's a most consequential, most important aspect of these different pillars. Excuse me. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसने कि मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों को मिलाया। मेल्टिंग पॉइंट फिलॉसफी एंड एक्शन, एंड रिपीटेड डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई यदि आवश्यकता होगी तो हमारी सेना पहुंचेगी, एक्शन लेगी। राइट, पेट्रो डॉलर, चोक पॉइंट्स पे कब्जा, ज्योग्राफिक आइसोलेशन को मेंटेन करना। जो अभी आपने कहा रिसेंटली जो पनामा की लड़ाई हो रही हुई, क्यों हुई, और जो ग्रीनलैंड पे पंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? जस्ट वेट कीजिए, आप देखेंगे कुछ सालों में पंगा दोबारा उठेगा वो। और
रिजॉल्व की जो हम पे जिसको हम जीत लेंगे उसको चेंज कर देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था कि जर्मनी और जापान को, और रिसेंटली आपने देखा कि इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में। यदि वो सिस्टम नहीं बना सके तो उसे इतना बर्बाद कर दो, इतनी कियोस क्रिएट कर दो कि वो कभी भी यूएसए पर अटैक ना कर सकें। राइट, थिंक दैट वे। ओके, और यूएसए को एज ए लैंड अपॉर्चुनिटी को मार्केट करते रहना। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टी लेयर मोरलिटी को अडॉप्ट करना, उसको मेंटेन करना, और उसके बारे में कोई शर्म ना होना। राइट, ये एक सक्सेसफुल ताकतवर देश की निशानी है। राइट, और यूएसए ने लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैज शोन रिपीटेडली कि इट कैन राइज फ्रॉम एशेस। 1929 का यहाँ पर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 1929 में यहाँ पर क्या हुआ था। यूएसए की बेसिकली ऐसी तैसी हो गई थी, लेकिन इट रोज फ्रॉम द एशेस। 2008 में क्या हुआ था, इट रोज फ्रॉम एशेस। राइट, अब ऐसा नहीं है कि यूएसए में सब कुछ अच्छा ही हुआ, यूएसए के साथ सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया ही चला। 250 साल में आप कुछ बुरी आदतें भी एक्वायर करते हो। क्या है बुरी आदतें? मोरल करप्शन ऑफ द एलीट। आप एमस्टी फाइल देख लीजिए, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो एक टेक्नो मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी बन गई है यूएसए में, जो कि इम्पैक्ट करती है यूएसए को अंदर तक। राइट, उसकी डिसीजंस पे। और इसके चलते नेवर एंडिंग वॉर्स, बस लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, एक रोज एक नई चीज खोजो लड़ने के लिए। राइट, और उसके ऊपर से जो एलीट के जो बच्चे हैं वो मिलिट्री में उन्होंने जाना बंद कर दिया। जाते थे पहले, लेकिन अब बंद हो चुका है। और इससे क्या हुआ कि जो आम जनता है, मींस आम जनता के जो बच्चे हैं वो लड़ने जा रहे हैं और वो मर रहे हैं, वो मरते हैं। इसलिए यूएसए की पॉपुलेशन वैसे की हैज बिकम अवर्स टू बॉडी बैग्स। जो उनके कफन है सैनिकों के, इसे पसंद नहीं है यहाँ की जनता को, क्योंकि वो जनता के बच्चे होते हैं, नेताओं के या जो एलीट क्लास है उसके बच्चे नहीं होते। राइट, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग, बट इट इज व्हाट द ट्रुथ इज। 1973 में यहाँ पे फिएट करेंसी लाई गई, मींस जो यूएसए पैग था गोल्ड से, उसे हटा दिया गया, जो कि अच्छा लगा। पिछले 50 साल 60 साल चला है, लेकिन इस यूएसए माइट बी गोइंग टू पे द प्राइस सूनर और लेटर। एक चीज स्ट्रेंज है, आई डू नॉट नो ऐसा क्यों है, यहाँ पर कोई यूनिफाइड एनुअल फेडरल बजट नहीं है। जैसे इंडिया में होता है एक बजट आता है, राइट, शायद मार्च के एंड में आता है, 1 अप्रैल से लागू होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, हर 3-4 महीने में एक नया बजट आता है। क्यों ऐसा, आई डू नॉट नो, मुझे इस बारे में और खोजबीन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो करप्शन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया 2 फॉर्म में। एक तो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इलेक्शन में अनलिमिटेड फंडिंग कर सकती हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फंडिंग पे एक लिमिट है, कैप है कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। लेकिन जो बिजनेस हैं, दे कैन फंड अनलिमिटेड, $1 to hundreds of billions of dollars if they wish. सेकेंड थिंग, जो लॉबिंग है, इट इज लीगल है, which is basic. These two things are basically big indication of corruption, which is institutionalization of corruption. यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में जो दूरी है बढ़ रही है। चिंता वो नहीं है कि वो दूरी बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये क्या है कि जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। राइट, उसको आजकल फैंसी वर्ड्स में कहते हैं के शेप्ड इकोनॉमी, मींस जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, which is sad. Okay, so these are the few things. इसके अलावा यूएसए ने अपने जो एलाइज थे उनको कई बार हाई एंड ड्राई छोड़ दिया। मैं देता हूँ एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल मेरे पास हैं। जैसे कुर्द्स हैं,
उनको छोड़ दिया और उसका फल आज भुगत रहा है ईरान वॉर में, बिकॉज कुर्दों ने बोला है कि हम नहीं आते लड़ने के लिए आपकी तरफ से। रिसेंटली यूरोपियंस को छोड़ दिया, वो भी ईरान वार बोल रहे हैं कि हम नहीं आते। और यूएस और इंडिया का किस्सा आपको पता ही है, राइट। यूएसए ने रिसेंटली एक चीज और चेंज हुई कि यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडीज का था, जो उसको था बनाने का, उसको गवर्न करने के लिए जो बॉडीज थी, उनको वेकेट करना चालू कर दिया है। और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि फार्मा में और इंश्योरेंस में वेरी एविडेंट है, जिसका एक वन ऑफ द आउटपुट क्या है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, राइट। लड़ाई में कहा था कि कुछ हथियार आपके पास होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन यूएसए ने दो हथियार जो उसके पास थे, और उसने उसका इस्तेमाल कर लिया है, और एक का नतीजा भुगत रहा है। हथियार नंबर एक, कि इसने जो स्विफ्ट थे उसको वेपनाइज किया। मतलब जो यूक्रेन वॉर के दौरान पहली बार रशिया को उठा के स्विफ्ट से बाहर फेंक दिया। क्या हुआ इसका इसका अंजाम? रशिया और चाइना ने अपना पैरेलल सिस्टम बना लिया है, और वो उसके थ्रू टनल करना चाहते हैं। मीन्स स्विफ्ट को पहली बार चैलेंज मिल रहा है, और लोग, जो दुनिया भर के जो देश हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके पास ऑप्शन खड़ा हो गया, राइट। जैसे मैं बोला कि कुछ हथियार होते हैं जो होते हैं, सिर्फ इस्तेमाल नहीं किए जाते कभी। दूसरा हथियार एक था ह्यूमन राइट्स का, क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स। पिछले 20-25 साल से स्टेट डिपार्टमेंट, विदेश मंत्रालय समझ लीजिए आप, यूएसए का, वो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है और अपने एलाइज, अपने सबको क्रिटिसाइज करता है, खुद को कभी नहीं करता। ये आज नहीं तो कल यूएसए को भारी पड़ने वाला है, राइट। सो माय एडवाइस इज, कुछ हथियार कभी मत इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ रखिए। यूएस ने सब कुछ दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स पर कब्जा किया, लेकिन एक चीज रह गई, और जो उसे इम्पैक्ट कर रही है। एग्जाम्पल है ईरान वॉर में भी, री इंश्योरर्स, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देते हैं, वो आज भी लंदन में एस्टेब्लिश्ड हैं। जो बड़े री इंश्योरर्स, छोटे मोटे री इंश्योरर्स हैं यूएस में भी, लेकिन जो बड़े री इंश्योरर्स हैं वो लंदन में है। उसकी प्राइस पे कर रहा है इस गलती का, राइट। यूएसए ने एक चीज की, कि यूएस ने सोचा कि यार अब तो हमारे पास चाइना है, हम यहाँ से चीप लेबर है, अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनसे कहते हैं कि तुम जाओ चाइना में सामान बनाओ, इससे सस्ता सामान मिलेगा, और जो पोल्यूशन होता है इस मैन्युफैक्चरिंग के कारण, प्रोसेस इंडस्ट्री के कारण, वो चाइना चला जाएगा, हम लोग साफ सुथरा एनवायरनमेंट में रहेंगे। यस, यूएसए ने अपना पोल्यूशन एक्सपोर्ट कर दिया, यूएसए ने चीप आइटम्स इंपोर्ट कर लिए, लेकिन एक चीज भूल गया यूएसए के जो जिन्होंने बनाई थी पॉलिसी, कि सोसाइटी में हर एक आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, और हर एक आदमी बहुत ज़्यादा कम इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है जो कम इंटेलिजेंट होते हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट कर दिया चाइना, तो वो लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, राइट। जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जितने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको आप बोल नहीं सकते कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। उनको भी आपको एक करियर पाथ देना है, वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके पास क्या रहा, इसका आज भुगत रहा है यूएसए, राइट। A meaningful livelihood, a growth path is gone for those people, right? यूएसए में शॉर्ट टर्मिज्म, मतलब बस छोटे से जो है, मतलब फटाफट फायदा मिल जाए, ये चीजें क्रीप अप कर गई। एक एग्जांपल है, जैसे हर 3 महीने में यहाँ की हर एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या लाभ हानि रहा, कितना आगे क्या हो रहा है। मतलब शेयर के प्राइस
जो ऊपर की टॉप ब्रास है किसी भी कंपनी की, बस शेयर प्राइस को मैनेज करने में लगी रहती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, दोज आर गॉन। थ्री 3 months is a long term now, which is very sad. यूएसए ने सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में जिहादियों को लेकर आया, राइट। शाह को, ईरान के शाह को डिस्पोज करके खमैनी को लेकर आया, अगेन एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ जिहादी। अभी रिसेंटली सीरिया में एक जिहादी को लेकर आया, मीन्स। और ऊपर इस इन सबके ऊपर आई से द आइसिंग ऑन द केक, जो इस्लामिक जिहादी सिंपैथाइजर थे उनको अपने यहाँ पे लाके बसाया। आप सोच सकते हैं कि क्या होगा और क्या हो रहा है। आई से कि यूएसए इज प्लेइंग विद फायर। यूएसए के एजुकेशन सिस्टम में कम से कम $1 ट्रिलियन इंजेक्ट किए कतार ने, और इसके अलावा 1 ट्रिलियन और इंजेक्ट किए दूसरी इस्लामिक कंट्रीज ने। क्या हुआ उसके चलते? इस्लामाइजेशन ऑफ द यूएस एजुकेशन सिस्टम, राइट। आप, if you do something, anything, if you argue against Islam, you become Islamophobic. और इसके अलावा चाइना ने भी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ के हॉलीवुड में, मीडिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इंग्रेस कर लिया। आप, मीन्स इज ए डबल वैमी। आप जस्ट चेक कीजिए कि पिछले 10 साल या 15 साल में कितनी ऐसी हॉलीवुड की मूवी बनी है जिसमें चाइनीज इज ए विलन। जस्ट चेक, आई कैन बेट यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वन। जरा चेक कीजिएगा आप, राइट। दूसरा, यहाँ पर स्लोली जो रिलीजन है वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और पॉलिटिक्स में घुसता जा रहा है, राइट, विच इज आई फील इज डेंजरस। रिलीजन शुड बी अवे फ्रॉम एजुकेशन एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ पर घुस रहा है। जस्ट डिनायल ऑफ साइंटिफिक फैक्ट। देखिए आप, यहाँ पर क्रिएशनिस्ट थोड़ी कुछ स्टेट्स पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, क्रिएशनिस्ट थ्योरी। फ्लैट अर्थर्स, यू माइट हैव हर्ड, नहीं तो आप ढूंढिए क्या है ये। ओके, आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द बैड हैबिट्स। यहाँ पर जो वोकिज्म था, अब तक काफी हद तक आई से थैंक्स टू ट्रम्प, इस अप टू लार्ज एक्सटेंट इज गॉन, बट स्टिल यहाँ पे जो पेडोफेलिया के जो लोग थे वो अपने आप को पेडोफिलिया नहीं, पेडो कुछ और नाम, उनको एक प्रॉपर वर्ड देना चालू कर दिया। बच्चों को प्रमोट किया कि अपने को कुछ भी समझो, आप छोटे बच्चों को जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में थे, कि आप कुत्ते हो कि बिल्ली हो, या आप लड़के नहीं हो लड़की नहीं हो, कुछ और ऐसी चीजें जो कि बायोलॉजिकल रियलिटी से अलग था, इसको प्रमोट किया गया। जस्ट वेरी सैड, बट थैंक्स टू ट्रम्प, यू मे hate him, you may not like him, but he stopped this. यूएसए की रिसेंट गवर्नमेंट्स ने अनचेक और द ओपन बॉर्डर पॉलिसी और अनचेक्ड इमिग्रेशन को प्रमोट किया। उसके चलते क्या हुआ, दुनिया भर के सारे क्रिमिनल, रेडिकल्स, लोली एजुकेटेड पीपल यूएस में आए। एक एस्टिमेट के अनुसार करीब 10 लाख लोग यूएसए में आए, ऐसे लोग, right? उसके चलते क्राइम रेट बढ़ा, उसके चलते जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था उस पर बोझा बढ़ा, फ्री में खाने वालों की संख्या बढ़ गई, ना तो टैक्स देते हैं और अपराध ऊपर से करते हैं। यहाँ पर फैमिली सिस्टम धीमे धीमे टूट रहा है, विच इज सैड। एक छोटी सी स्टेटिस्टिक्स देता हूँ आपको मैं। शादी से बाहर जो बच्चे पैदा होते थे 1970 में कुल 11% ऑफ टोटल पॉपुलेशन थे। आज की तारीख में 40% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कि शादी से पहले या शादी के बाहर पैदा होते हैं। पहले नहीं, बल्कि शादी के बाहर, कभी शादी होती नहीं है। यू कैन इमेजिन। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है एब्सेंट फादर, मीन्स
बच्चा पैदा किया बाप ने और गायब हो गया। 1960 में कुल ऐसे 11% लोग बच्चे थे, अगर मैं करीब 25% बच्चे ऐसे हैं। आप फैमिली यूनिट इज ब्रेकिंग, विच इज सैड। यहाँ के जो एफ्रो अमेरिकन हैं, जैसे हम लोग, काफी लोग कहते हैं ब्लैक, बट प्रॉपर टर्म इज एफ्रो अमेरिकन, वो करीब 13 से 14% है टोटल पॉपुलेशन का, राइट। लेकिन यदि आप उन्हें देखेंगे तो वो जेल में उनकी पॉपुलेशन 30 to 37% है। इस कम्युनिटी में करीब 70 से 73% बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं। मीन्स उन्हें कभी एक फुल फैमिली मिलती ही नहीं है, राइट। 26% जो पॉपुलेशन है वो सोशल वेलफेयर पर है। मीन्स उन्हें फ्री के कूपन मिलते हैं, फ्री का खाना मिलता है, ये सब चीजें। मीन्स वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बोझ हैं दुनिया, इस देश पर, टैक्स पर, which is a sad. The sad part is nobody is working on it. The community itself is not thinking on those terms to improve the all those on those factors. Nobody is working. It's sad. I find it's very very sad, right? दुनिया यूएसए की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इवन मोर देन 50-60%। आई डू नॉट नो द स्टेटिस्टिक्स राइट नाउ। पॉपुलेशन ओवरवेट है। मैं हमेशा बोलता हूँ जोक में कि इन यूएसए calories are cheap, but nutrition is costly. Ultra processed food, fast food, right? High sugar content food is cheaply available, right? आप जाइए मैकडोनल्ड्स में या सोडा और ड्रिंक्स लीजिए, they are cheap or people get hooked to it. Recent years में यहाँ पर जो सोसाइटी है पॉलिटिकल लाइंस पे बहुत डिवाइड हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे, परिवार में लड़ाई जाती है, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज। बच्चे और माँ बाप में आपस में बात नहीं करते बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल व्यूज, विच इज सैड, विच इज हैज टू बी करेक्टेड। और एक चीज, रिसेंटली यहाँ पर जो वीड है, जिसे शायद हिंदी में कहेंगे गांजा, राइट, वो लीगलाइज कर रहे हैं, उसको पी, वो मिल जाती है बाजार में, पी रही है बहुत सारे स्टेट्स में, विच इज, एंड नशा करने को एक सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ नशा करना कोई होता है, नशा सब करते हैं, ओके, इट्स ओके, विच इज लॉन्ग टर्म इज गोइंग टू इम्पैक्ट सोसाइटी वेरी वेरी बैडली, राइट। कुछ चीजें और भी चेंज हुई जो कि यूएसए की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन दुनिया बदली। जैसे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के करते क्या हुआ कि नॉर्थ पोल की जो आइस थी वो पिघल रही है, राइट। जब तक आइस थी, यूएसए वाज फार अवे फ्रॉम द North Pole countries. It's remember this Monroe Doctrine, geographical isolation that was maintained, but that is breaking up. That's why आपने सुना जो ग्रीनलैंड का पंगा हो रहा है, वो रीजन यही है। मेरा एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा उसे, ग्रीनलैंड के बारे में। दुनिया भर में इस्लामिस्ट और लेफ्ट का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन रहा है और बन चुका है बेसिकली, राइट। जब यूएसए ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अलायंसेस बनाए थे, उसमें पेट्रो डॉलर वाज द बिग बिग गेम। लेकिन with the time, alternate form of energies are emerging, like wind, like solar, like nuclear, which slowly and surely is threatening oil, oil-based business. Mhm. Or after end of Cold War, after the end of Soviet Union, multiple small powers are rising, which US has never seen, like China, like Russia, like India. And top of that, China has ambition
to dominate the world, to change the world in its mirror image, which is, I don't know what to say about it. Okay, तो इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकला? बहुत सिंपल, मैंने 13 चीजें लिस्ट की हैं। यूएसए का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करने के डिसीजन से स्लोली एंड श्योरली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूएसए का। यूएसए ने अपने अलाइज बनाए अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द अटलांटिक, अक्रॉस द पैसिफिक, नॉर्थ एंड साउथ में मैक्सिको एंड कनाडा, एंड इन मिडिल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज। ऐसे क्या हुआ इससे, इन सारे कारणों का? यूएसए इज द लीडर इन इकोनॉमिक्स, in the financial world, in the technology. Though in technology is facing challenge from China, but still it's a way ahead. Culture, कितने लोग जाके बसना चाहते हैं चाइना में और कितने लोग बसना चाहते हैं यूएसए में? कितने लोग जानते हैं यूएसए की मूवीज के बारे में, कितने लोग जानते हैं चाइना के बारे में? कल्चरल डोमिनेंस एंड नेचुरली मिलिट्री डोमिनेंस। यूएसए हैज सरप्लस ऑफ फूड एंड एनर्जी, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूएसए का, तो यूएसए इज नाउ डिपेंडेंट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज। आज भी यूएसए में एक अपवर्ड मोबाइल पॉपुलेशन है, मैं बोलता हूं, जिसमें जील आगे बढ़ने की और मेहनत करने का जाता है, वो आदमी इस देश में आगे बढ़ सकता है। सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है ऑन पॉलिटिकल लाइन, राइट, जैसे हमने पहले बात की। रिलीजियस डॉगमा इज टेकिंग रूट इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, विच इज बैड। आज की तारीख में लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट हेट यूएसए, this is the one result, but USA is also loved by most of the people in the world. People want to come here and land as a land of opportunities. आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।